नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिपिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इससे पहले हमने बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड पढ़ा था। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड में हमने देखा था कि कैसे कैसे फैट का ब्रेकडाउन होता है और कैसे आपकी बॉडी में फैट एसाइल कोए में कन्वर्ट होकर कैसे क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर करता है, उससे एनर्जी निकाली जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे लिपिड के मेटाबॉलिज्म की। लिपिड मेटाबॉलिज्म कि आपकी बॉडी में कैसे लिपिड मेटाबोलाइज होता है। ठीक है, कैसे कैसे उसको बॉडी में यूटिलाइज किया जाता है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ये सारा कुछ इसके अंदर आप देखोगे। चलो पहले बात करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड या फिर फैट्स की क्या होती है। ऑलमोस्ट देखो याद रखना कि ऑलमोस्ट एक चीज़ हमेशा याद रखना कि लिपिड की जो ऑलमोस्ट डाइजेशन जो होती है ना, ऑलमोस्ट, ठीक है, वो कहाँ पे होती है स्टार्ट, वो ड्यूडेनम में स्टार्ट होती है। ड्यूडेनम, ड्यूडेनम इज द स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो जो ऑलमोस्ट मतलब बोला गया है यहाँ पे, इसका मतलब कि लगभग जितनी भी आपकी मेटाबॉलिज्म होगी ना लिपिड की, वो लगभग लगभग कहाँ पे होगी आपकी, वो ड्यूडेनम के अंदर होगी पूरी। ठीक है, इसका मतलब आप बोल सकते हो कि जो लिपिड होता है आपका, ना ही माउथ में डिजॉल्व, ना ही माउथ में मेटाबोलाइज होता है, ना ही क्या होता है आपके स्टमक के अंदर मेटाबोलाइज होता है। वो मेटाबोलाइज या प्रॉपरली कहाँ पे होता है आपका, लगभग लगभग ड्यूडेनम के पास ही होता है प्रॉपर। ऐसा क्यों होता है, ड्यूडेनम के पास ही क्यों होता है, क्योंकि देखो ड्यूडेनम के पास क्या होता है, आपको पता होगा पेनक्रिएटिक सिक्रेशन आ रही होती हैं। ठीक है, ड्यूडेनम के पास क्या होता है, पैनक्रिएटिक सिक्रेशंस। पेनक्रियास होता है ना, पेनक्रियास की डक्ट होती है जो, वहाँ से पेनक्रिएटिक सिक्रेशन आ रही होती है। और साथ साथ आपको पता है एक चीज़ और आ रही होती है, बाइल। ठीक है, और बाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको पता है फैट के डाइजेशन के लिए। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें क्या होती है आपके ड्यूडेनम के अंदर जाके मिल रही होती हैं, पेनक्रियास के सिक्रेशंस भी और बाइल भी। ठीक है, दोनों मिल कहाँ पे जाती हैं आपके ड्यूडेनम के अंदर जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है फैट का प्रॉपर एमल्सिफिकेशन हो पाता है और फैट क्या होता है बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो पाता है प्रॉपरली। समझ गए। चलो अब स्टार्ट करते हैं डाइजेशन किस किस तरीके से होगा, कैसे फ्लो चार्ट में होगा, उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। देखो ऑलमोस्ट द एंटायर पोर्शन ऑफ द डाइट कंसिस्ट ऑफ ट्राइग्लिसराइड, कि जो भी आप डाइट खाते हो ना, चाहे कोई सा भी खाना खा रहे हो आप, उसमें लगभग जो एंटायर पोर्शन होता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप कैसा भी खाना खाओगे उसमें मोस्टली क्या मिलेगा आपको, ट्राइग्लिसराइड ही देखने को मिलेगा। ट्राइग्लिसराइड मतलब फैट की बात कर रहा है। ठीक है, कि फैट होता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट, डाइजेशन डज नॉट अकर इन द माउथ बिकॉज सलाइवा कैन नॉट कंटेन लाइपेज। ठीक है, अब जो मैं आपको बता रहा था कि ड्यूडेनम के अंदर ही क्यों आपका लिपिड का डाइजेशन होता है प्रॉपर, वो इसी वजह से होता है क्योंकि जो आपका ड्यूडेनम होता है वहाँ पे क्या होता है पेनक्रिएटिक सिक्रेशंस आ रही होती हैं। ठीक है, और पेनक्रिएटिक सिक्रेशंस के पास क्या होता है, लाइपेज, पेनक्रिएटिक लाइपेज प्रेजेंट होता है यहाँ पे, पेनक्रिएटिक, पेनक्रिएटिक लाइपेज। ठीक है, पैनक्रिटिक लाइपेज। ठीक है, पैनक्रिटिक लाइपेज क्या होता है, एक तरह का एंजाइम होता है जो कि क्या करता है आपके फैट के डाइजेशन को या फैट को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। इसीलिए क्या होता है कि माउथ के अंदर क्या होता है आपका फैट का डाइजेशन नहीं हो पाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लाइपेज। ठीक है, कि माउथ के अंदर क्या होता है कोई भी तरह का लाइपेज नहीं प्रेजेंट होता, इस वजह से क्या होता है कि माउथ के अंदर लिपिड का डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, तो होगा क्या कि जब आप किसी भी लिपिड वाले प्रोडक्ट को खाओगे तो वो क्या करेगा आपके माउथ के अंदर जाएगा, वहाँ पे डाइजेस्ट ना होकर के वो आगे ट्रैवल करेगा और कहाँ पहुँच जाएगा, स्टमक के पास। ठीक है, और स्टमक के पास भी क्या होगा आपका डाइजेशन नहीं होगा किसका, लिपिड्स का। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कोई भी एमल्सिफाइंग एजेंट प्रेजेंट नहीं है, ना ही कोई लाइपेज प्रेजेंट है। समझ गए कि स्टमक के पास भी क्या होता है कोई भी ना ही लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट है, ना ही उनके पास क्या है कोई भी एमल्सिफाइंग एजेंट प्रेजेंट है। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है कि स्टमक के अंदर भी नहीं होता है किसका डाइजेशन, लिपिड का। स्टमक के पास ओनली क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि सिर्फ प्रोटीन को तोड़ने में हेल्प करता है। तो ओनली प्रोटीन जो होता है आपका किसके पास टूटता है, आपका स्टमक के पास, बाकी सारे लगभग ड्यूडेनम के पास ही होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब क्या होगा। देखो अब यहाँ से भी आगे क्या करेगा, ट्रैवल करेगा आपका फैट, क्योंकि यहाँ दोनों जगह पे इसकी डाइजेशन नहीं हुई है, तो नेक्स्ट इसको आगे भेज दिया जाएगा कहाँ पे, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, मतलब आपके ड्यूडेनम के पास भेज दिया जाएगा इसको, जो मैं आपको बता रहा था। ठीक है, कि अब जो ये पार्ट होगा कहाँ भेज दिया जाएगा, ड्यूडेनम के पास भेज दिया जाएगा। और ड्यूडेनम के पास इसकी एक्चुअल में जो मैं आपको ऑलमोस्ट वर्ड बता रहा था ना आपका, ये याद रखना ही, इसमें कभी कभी कॉम्पिटिशन में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि फैट का डाइजेशन कहाँ होता है कहाँ नहीं होता, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिपिड का जो डाइजेशन होता है वो मोस्टली या फिर लगभग आप बोल सकते हो कि ड्यूडेनम के पास होगा। ड्यूडेनम क्या होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, कि पहला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। और यहाँ पे क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे आपका बाइल भी प्रेजेंट होता है, इमल्सिफाइंग एजेंट, और पेनक्रिएटिक लाइपेज भी प्रेजेंट होता है जो कि डाइजेस्ट कर सकता है फैट को। इसी वजह से वहाँ पे क्या होता है आपका डाइजेशन हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट,
फैट आर लार्जली मेनली डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम, जो मेरे वर्ड लिख दिया ड्यूडेनम जजनम में कि यहीं पे होता है। जस्ट क्यों होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है आपका बाइल साल्ट्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। बाइल साल्ट्स ब्रेक डाउन फैट ड्रॉपलेट्स इनटू स्मॉलर वन, द प्रोसेस कॉल्ड द इमल्सिफिकेशन, ठीक है। देखो ये भी याद है, आप एक चीज़ याद रखना कि डायरेक्टली आपका फैट डायरेक्टली आपका मेटाबोलाइज नहीं होता कभी भी। फैट जो होता है डायरेक्टली मेटाबोलाइज नहीं होता। फैट को मेटाबोलाइज करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, फैट को इमल्सिफाई करना पड़ता है। इमल्सिफाई मतलब उसको पहले क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना पड़ेगा। और ये इमल्सिफिकेशन कौन कराता है आपका, ये इमल्सिफिकेशन बाइल कराता है, ठीक है। इसलिए बाइल का होना जरूरी है, किसके लिए, लिपिड के ब्रेकडाउन के लिए। तो अगर बाइल नहीं है तो समझ सकते हो आपकी लिपिड का इमल्सिफिकेशन नहीं होगा, और अगर लिपिड का इमल्सिफिकेशन नहीं होगा तो आप समझ सकते हो कि लिपिड का डाइजेशन भी नहीं होने वाला। समझ गए। चलो यहाँ से आगे चलते हैं। अब क्या होगा, ये सब कुछ हो चुका है कि आपका इमल्सिफिकेशन भी हो चुका, आपका फैट टूट भी चुका। अब नेक्स्ट क्या होगा, देन पैनक्रियाटिक लाइपेज क्या करेगा आपका, अब इसको डाइजेशन करना स्टार्ट कर देगा। और कैसे डाइजेशन होगा, तो देखो ऐसे कुछ होगा। फैट जो होगा जिसको आप ट्राइग्लिसराइड बोलते हो, बाइल की हेल्प से क्या होगा, इमल्सिफाइड फैट बनेगा। समझ गए। अब ये जो इमल्सिफाइड फैट होगा इसके ऊपर पैनक्रियाटिक लाइपेज आएगा और इसको फैटी एसिड और डाइग्लिसराइड में तोड़ देगा। समझ गए। फिर ये डाइग्लिसराइड, क्योंकि यहाँ से डाइग्लिसराइड निकल गया, हमें मेनली निकालना क्या है, हमें मेनली फैटी एसिड निकालते जाना है, ठीक है। तो फैटी एसिड यहाँ निकल गया। अब नेक्स्ट कौन सा रहेगा आपका, डाइग्लिसराइड। तो ये डाइग्लिसराइड यहाँ पे आएगा, दोबारा से पैनक्रियाटिक एंजाइम इस पर काम करेगा और फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड में तोड़ देगा। फिर यहाँ पे एक फैटी एसिड निकल गया आपका। फिर इस मोनोग्लिसराइड पे क्या होगा, फिर दोबारा से पैनक्रियाटिक एंजाइम आएगा और इससे क्या करेगा, आपका फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल को निकाल लेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से क्या होता है, डाइजेशन होता है आपका, मेटाबॉलिज्म होता है किसका, लिपिड्स का या फैट का, ठीक है। जब आपको बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड ना आए तब आप उस कंडीशन में इस फ्लो चार्ट को यूज़ कर सकते हो। बट मोस्टली आप उसी को यूज़ करना, जब आपसे पूछा जाए तो आप मोस्टली उसको यूज़ करना। ये जब का है, जब आपको नहीं याद है तब आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम फैट्स के कुछ प्रोडक्ट्स की, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था लिपिड से ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। लिपिड जब आप पढ़ोगे तो लिपिड से आपको कई सारे प्रोडक्ट्स देखने मिलेंगे। लिपिड्स के प्रोडक्ट्स जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक तो होता है आपका क्या, एक आपने पढ़ा था प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। एक आपने पढ़ा था स्टेरॉइड हार्मोन, स्टेरॉइड बोलता है स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है। एक आपने पढ़ा था कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। ये सारे प्रोडक्ट्स होते हैं किसके, लिपिड के। जो लिपिड से बनने वाली चीज़ें होती है ना, वो लिपिड के प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं लिपिड्स के प्रोडक्ट्स है कि लिपिड से ये सब चीज़ें बनती हैं। अब हम बात करते हैं पहले प्रोडक्ट की, किसकी, प्रोस्टाग्लैंडिन्स की। जो पहला प्रोडक्ट होता है लिपिड का, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि भाई होता क्या है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। चलो बात करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता क्या है। सबसे पहले प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम ऑफ इकोसोनोइड्स, ठीक है। एक ये आपका कोई लैटिन वर्ड है, वहाँ से क्या हुआ है आपका डिराइव्ड हुआ है वर्ड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। इकोसा वर्ड का मतलब क्या होता है, देखो इकोसा ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है 20, ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा, 20 कार्बन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होगा, इसलिए इसका नाम क्या होता है, इकोसोनोइड्स होता है इसका नाम। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होता है, कंटेन करता है 20 कार्बन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। कि कहीं ना कहीं किससे मिलकर बना होगा आपका, 20 कार्बन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलकर बना हुआ होगा। डिराइव्ड फ्रॉम एल्किडोनिक एसिड से डिराइव्ड होता है आपका ये, ठीक है। समझ गए प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में, समझ गए कि ये क्या होता है आपका, कि ये एक क्या होता है आपका, एक तरह क्या होता है 20 कार्बन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का प्रोडक्ट होता है, जिसके अंदर 20 अनसैचुरेटेड क्या होता है आपके फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। काम क्या होता है, देखो इस मेन चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि आपका प्रोस्टाग्लैंडिन्स का मेन काम क्या होता है कि ये लोकल हार्मोन की तरह काम करते हैं आपकी बॉडी में। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं, एक तरह के लोकल हार्मोन होते हैं। ये चीज़ याद रखना इसके बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि जो आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं वो आपके लोकल हार्मोन की तरह काम करते हैं। प्रेगनेंसी में आप देखोगे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। और अब बात करते हैं हम कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। कि अलग अलग टाइप से आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आपका क्या कौन कौन सा हो सकता है, PGE2 हो सकता है, PGF2 हो सकता है, PGI2 हो सकता है, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं आपके टाइप्स होते हैं किसके, प्रोस्टाग्लैंडिन्स के, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम डेरिवेटिव्स ऑफ इकोसोनोइड्स की। और कौन कौन से डेरिवेटिव्स देखने मिलेंगे आपको इकोसोनोइड्स, मतलब कि जो 20 कार्बन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा उसके और कौन कौन से डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। तो एक तो प्रोस्टाग्लैंडिन आपने पढ़ लिया, जिसमें आपने उसके टाइप्स भी देख लिए, PGE होता है, PGE2 होता है, PGE3 होता है, ठीक है। प्रोस्टासाइक्लिन्स होता है जिसको आप PGI बोलते हो, PGI2 हो गया, PGI3 हो गया। थ्रोम्बोक्सिनेस होता है, ठीक है, जिसको TX से या TX2 से डिनोट किया जाता है। ल्यूकोट्राइन्स होता है। ये सारे क्या है आपके डेरिवेटिव्स है किसके, इकोसोनोइड्स के, समझ गए। बट हम यहाँ पे बात करेंगे किसके, प्रोस्टाग्लैंडिन्स की बात करेंगे, समझ गए।
ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, ये आप पढ़ लेना अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो, बट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे मेनली फंक्शन से कि फंक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या क्या होते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि आपका जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होगा वो लोकल हार्मोन की तरह बॉडी में काम करता है, इसलिए इसको बोला जाता है लोकल हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट PGE2 एंड PGF2 आर यूज्ड फॉर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, PGE2 और PGF2 का यूज़ किया जाता है किसको, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कराने के लिए, MTP कराने के लिए ना PGE2 और PGF2 का यूज़ किया जाता है। समझ गए? ये क्या करते हैं, देखो आपको मैंने बताया था लोकल हार्मोन है, तो ये क्या करते हैं, जो यूट्रस होता है ना, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी स्टार्ट कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन दे रहे हो जो क्या करेंगी, PGE2 और PGF2 के लेवल को बढ़ाएंगी, तो वो क्या कर देंगी, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देंगे किसके अंदर, यूट्रस के। तो यूट्रस के अंदर, और जैसे ही यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा तो अपने आप ही क्या होगा, जो भी वायबल प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सपेल आउट हो जाएगा और प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने में भी इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पायोजन्स। पायोजन्स क्या होते हैं, आपके फीवर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज या फिर पस फॉर्मिंग बैक्टीरियाज भी बोल सकते हो आप उनको, या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रमोट द प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ PGE2 इन द हाइपोथैलेमस रेगुलेट इन द बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, होता क्या है, जब भी आपकी बॉडी में कोई भी पायोजन बैक्टीरिया आता है, फीवर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया या कोई भी एजेंट आता है, तो वो आपकी बॉडी में क्या करता है, PGE2 के सिंथेसिस को बढ़ा देता है। ठीक है, PGE2 के सिंथेसिस को बढ़ा देगा, और जैसे PGE2 का सिंथेसिस बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर राइज होने लग जाता है, इसीलिए क्या होता है, आपकी बॉडी में फीवर आपको देखने को मिलता है। समझ गए? तो दूसरा काम क्या होगा कि आपकी बॉडी में टेम्परेचर जनरेट करना PGE2 का, तो ये काम हो गया। नेक्स्ट, एस्पिरिन एंड अदर नॉन स्टेरॉइडल ड्रग्स इनहिबिट PG सिंथेसिस एंड दस कंट्रोल फीवर एंड रिलीव पेन। ठीक है, और एस्पिरिन, जो आप भी मेडिसिन खाते हो ना, कोई सी भी एस्पिरिन खाते हो या कोई भी, जैसे पैरासीटामोल हो गया, पैरासीटामोल तो चलो कॉक्स इनहिबिटर होती है, बट जो भी आप मेडिसिन खाते हो फीवर के लिए, तो वो काम ही क्या करती है, वो इसी PG सिंथेसिस को रोक देती है, जिसकी वजह से फीवर हो रहा है। PGE2 जो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से फीवर हो रहा है, अगर उसी के सिंथेसिस को आप रोक दोगे तो अपने आप क्या होगा, फीवर रिड्यूस हो जाएगा। तो ये काम भी उसी पे करती है, मैकेनिज्म इनका क्या होता है, उसी पे काम करना होता है कि PGE2 के सिंथेसिस को रोक दो। ठीक है, ताकि फीवर कंट्रोल हो जाए। नेक्स्ट, PGE1 एंड PGE2 इंड्यूस सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। जब PGE2 और E1 और E2 निकलते हैं तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स आते हैं। मतलब जहाँ भी कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो रही है तो वो कहीं ना कहीं किसकी वजह से होती है, वो आपके कौन से हार्मोन्स की वजह से होती है, PGE2 और PGE1 की वजह से होती है। ठीक है, ये दोनों प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या कर रहे होते हैं, आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स जनरेट करा रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स को रिड्यूस करना है तो इन दोनों को सप्रेस करना पड़ेगा। समझ गए? नेक्स्ट, सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट्स गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन इन पेप्टिक अल्सर पेशेंट, दस प्रिवेंट पेप्टिक अल्सर। PGI2 इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन। ठीक है, ये तो लास्ट है, चलो मैं इसकी बात बताता हूँ। कुछ सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी आते हैं। ठीक है, सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन्स का काम क्या होता है कि वो आपकी बॉडी में गैस्ट्रिक, जो आपका स्टमक होता है ना, उससे एसिड की सेक्रेशन को रिड्यूस कर देते हैं, और जब बॉडी में एसिड की सेक्रेशन रिड्यूस हो जाती है तो पेप्टिक अल्सर होने का चांस भी रिड्यूस हो जाता है। तो जिन भी पेशेंटों को, जिनको क्या होता है, पेप्टिक अल्सर होता है या जो भी रिस्क पे होते हैं पेप्टिक अल्सर के, उनको क्या दिया जाता है, उनको सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन्स दिए जाते हैं ताकि एसिड का सेक्रेशन रिड्यूस किया जा सके। इसके अलावा जब PGI2 जो होता है आपका प्रोस्टाग्लैंडिन, वो क्या करता है आपका, कहीं ना कहीं प्रोस्टासाइक्लिन्स होता है वैसे PGI2, ये क्या करता है आपका प्लेटलेट की एग्रीगेशन को भी रोकने में हेल्प करता है। ठीक है, जो प्लेटलेट एग्रीगेट जहाँ पे इकट्ठी हो रही होती है ना कहीं पे भी जाके, उसकी एग्रीगेशन को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। तो इतने सारे काम होते हैं आपकी बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन्स के। ठीक है, किसका प्रोडक्ट था, आपने पढ़ ही लिया कि लिपिड का प्रोडक्ट था, और इतने सारे फंक्शन प्ले कर रहा है। फीवर के सिम्टम्स इंड्यूस करा रहा है, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी में हेल्प कर रहा है, इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स जनरेट करा रहा है, प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोक रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे काम होते हैं आपकी बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन से, इसलिए इनको बोला जाता है लोकल हार्मोन्स। इसलिए होते हैं आपकी बॉडी के लोकल हार्मोन, क्योंकि लोकल एरिया से निकलते हैं, इसलिए लोकल हार्मोन की तरह काम करते हैं। ठीक है, ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट जो टॉपिक है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है।